दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि एक रहस्यमयी दानव है। यह एक ऐसा गैस जाइंट प्लेनेट है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसका आकार इतना विशाल है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है। इसका सरफेस एरिया हमारी पृथ्वी से 120 गुना ज्यादा है और यह हमारे ग्रह से 318 गुना भारी भी है। अगर इसका रेडियस देखे तो यह लगभग 69,911 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से 11 गुना चौड़ा। ये मानो कि अगर जुपिटर एक बास्केटबॉल हो तो हमारी पृथ्वी सिर्फ एक अंगूर जितनी छोटी लगेगी। लेकिन ठहरिए, एक और जबरदस्त फैक्ट सुनिए। आपने डायमंड रिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि जुपिटर पर हीरो की बारिश होती है। जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह के गहरे वातावरण में जबरदस्त दबाव और तापमान के कारण कार्बन डायमंड में बदल जाता है और वहाँ हीरो की बारिश होती है। लेकिन अफसोस, जुपिटर का माहौल इतना खतरनाक है कि वहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन है। और सिर्फ यही नहीं, क्या आपको पता है कि इस ग्रह के पास इतने चंद्रमा है कि अगर हम हर रात एक नए मून को देखने जाएं तो हमें 3 महीने से ज्यादा लग जाएंगे। जी हाँ, जुपिटर के पास 95 से भी ज्यादा चंद्रमा है। इसमें से कुछ इतने अनोखे हैं कि वहाँ पर महासागरों के नीचे जीवन छुपा हो सकता है। अब सवाल उठता है, इतना विशाल ग्रह आखिर बना कैसे? इसकी उत्पत्ति की कहानी हमें सौर मंडल के जन्म से जुड़ी कुछ अद्भुत जानकारियाँ देती है। तो चलिए इस अद्भुत ग्रह को और करीब से जानते हैं। दोस्तों, मैं हूँ हैरी और स्वागत है आपका द हैव सेट के एक और धांसू एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सोलर सिस्टम 8 ग्रहों से बना है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें से 4 इनर प्लेनेट मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स सॉलिड सरफेस वाले टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। वहीं 4 आउटर प्लेनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून गैस जाइंट कहलाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अब यूरेनस और नेपच्यून को आइस जाइंट भी कहते हैं। इन सभी में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ग्रह है जुपिटर। आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारा सोलर सिस्टम धूल और गैस के एक विशाल बादल से बना था, तब जुपिटर पहला ग्रह था जिसने अपनी प्रचंड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आसपास की गैस और धूल को आकर्षित करना शुरू किया। इसकी अत्यधिक ग्रेविटी ने इसे इतना विशाल बना दिया कि यह सूर्य के बाद सौर मंडल का सबसे प्रभावशाली पिंड बन गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अगर सौर मंडल के बाकी सारे ग्रहों के मास को मिलाकर 2.5 गुना कर दिया जाए तब भी जुपिटर का मास उससे ज्यादा ही रहेगा। यही वजह है कि इसे किंग प्लेनेट भी कहा जाता है। जुपिटर का प्रभाव इतना ज्यादा था कि इसने सौर मंडल के निर्माण को भी प्रभावित किया। इसकी ग्रेविटी ने आसपास के छोटे पिंडों और ग्रहों को हटाते हुए अपने लिए एक स्टेबल ऑर्बिट बना ली। वैज्ञानिकों का मानना है कि अपनी फॉर्मेशन के टाइम में यह प्लेनेट अपने साइज का डबल था। आज यह सूर्य के 5वें स्थान पर मौजूद है। इसके एक और प्लेनेट मार्स स्थित है और दूसरी ओर सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सैटर्न। प्राचीन बेबीलोनियन, भारतीय, चीनी और यूनानी खगोलविदों ने जुपिटर को हजारों साल पहले देखा था, लेकिन 1610 में गैलीलियो गैलीली ने पहली बार इसे अपनी दूरबीन से देखा, जिससे इसका वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ। इस ग्रह का नाम रोमन देवता जुपिटर के नाम पर रखा गया, जो सभी देवताओं के राजा थे। ग्रीक पौराणिक कथाओं में इसे जियूस से जोड़ा गया, जबकि भारतीय ज्योतिष में इसे गुरु कहा जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा जुपिटर को अक्सर फेल्ड स्टार यानी असफल तारा कहा जाता है। यदि यह और अधिक मटेरियल इकट्ठा कर लेता तो यह एक रियल स्टार बन सकता था। अगर इसका मास 75 गुना अधिक होता तो इसकी कोर में टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ जाता कि हाइड्रोजन के एटम आपस में संलयित होकर हीलियम बनाने लगते, यानी इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती, ठीक उसी तरह जैसे हमारे सूर्य में होती है। लेकिन क्योंकि इसका मास इतना अधिक नहीं था, यह एक तारे में परिवर्तित नहीं हो सका और एक विशाल ग्रह बनकर ही रह गया। सूर्य और जुपिटर के बीच कई समानताएं हैं, खासकर इसके स्ट्रक्चर और डेंसिटी में। इन दोनों की डेंसिटी में बहुत अधिक अंतर नहीं है। सूर्य की डेंसिटी लगभग 1.41 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि जुपिटर की 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जुपिटर की संरचना भी काफी हद तक सूर्य जैसी ही है, जिसमें लगभग 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम गैस पाई जाती है। इसके अलावा
अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में अमोनिया, सल्फर, मीथेन और वाटर वेपर भी मौजूद है। यही गैसें मिलकर जुपिटर के बादलों को उनके विशिष्ट रंग प्रदान करती है। सफेद, नारंगी, भूरे और लाल रंग के बादल हमें इसकी सतह पर दिखने वाले अद्भुत पैटर्न के रूप में नजर आते हैं, मानो इसमें किसी ने रंग भर दिया हो। दोस्तों, हमारे सौर मंडल के इस विशाल ग्रह जुपिटर की सूर्य से औसत दूरी लगभग 778 मिलियन किलोमीटर है। सनलाइट को वहां तक पहुंचने में करीब 43 मिनट लगते हैं। इसकी तुलना में पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 148.31 मिलियन किलोमीटर है, जिससे स्पष्ट होता है कि जुपिटर सूर्य से पृथ्वी की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक दूर है। जहां सूर्य की किरणें पृथ्वी तक मात्र 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाती है, वहीं जुपिटर तक पहुंचने में उन्हें कई गुना अधिक समय लगता है। इसके अलावा पृथ्वी और जुपिटर के बीच का एवरेज डिस्टेंस लगभग 715 मिलियन किलोमीटर है, जो इस गैस जाइंट की विशाल कक्षा को दर्शाती है। अगर डेंसिटी की बात की जाए तो जुपिटर की डेंसिटी 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जहां अर्थ की डेंसिटी इससे काफी ज्यादा है, यानी 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जुपिटर का इतना कम डेंसिटी के होने का रीजन इसका गैस से बना होना है। जुपिटर का वायुमंडल कई घनी परतों से बना है। इसमें बादलों की मोटाई लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। इसके आसमान में बादलों की 3 प्रमुख परतें मौजूद है, जो लगभग 71 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें ऊपरी परत अमोनिया आइस से बनी होती है, मध्य परत अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड क्रिस्टल से मिलाकर बनी होती है और सबसे अंदरूनी परत पानी की बर्फ और वाष्प से बनी होती है। इन बादलों के नीचे हाइड्रोजन और हीलियम की एक विशाल 21,000 किलोमीटर मोटी परत फैली हुई है, जो ऊपरी हिस्से में गैस के रूप में होती है, लेकिन गहराई में जाने पर अत्यधिक प्रेशर के कारण लिक्विड में बदल जाती है। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, दबाव और तापमान भी तेजी से बढ़ता जाता है, जो हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस कर लिक्विड में बदल देता है। इसी कारण जुपिटर को सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा महासागर मिलता है, लेकिन यह महासागर पानी का नहीं बल्कि लिक्विड हाइड्रोजन का बना होता है। इस प्लेनेट पर अर्थ की तरह डिफरेंट सीजन यानी गर्मी सर्दी जैसा कुछ भी नहीं होता, जिसका कारण है जुपिटर का अपने एक्सेस पे बहुत ही कम झुका हुआ होना। जैसे अर्थ अपने एक्सेस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और वहीं मार्स रोटेशन एक्सेस 25.2 डिग्री झुका हुआ है, उसके कंपैरिजन में जुपिटर अपने एक्सेस पर केवल 3.13 डिग्री तक झुका हुआ है, जिस वजह से इस ग्रह पर मौसमी बदलाव बहुत ही कम होते हैं। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, जिसे फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लेनेट भी कहा जाता है। यह अपनी दूरी पर मात्र 10 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेता है, जिससे इस ग्रह पर एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है, जो पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा दिन है, जिसे जेवियन डे कहा जाता है। लेकिन इसका एक साल बेहद लंबा होता है, क्योंकि जुपिटर को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 12 पृथ्वी वर्ष यानी करीब 4,333 पृथ्वी दिन लग जाते हैं। इस लंबे इंतजार के बाद आने वाले साल को जेवियन ईयर कहा जाता है। जुपिटर न केवल सबसे बड़ा ग्रह है, बल्कि इसकी ग्रेविटी भी बेहद शक्तिशाली है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 100 पाउंड है, तो जुपिटर पर यह बढ़कर 240 पाउंड हो जाएगा। इसका कारण है जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। लेकिन जुपिटर केवल एक ग्रह ही नहीं बल्कि सौर मंडल का गार्डियन भी है। इसकी विशाल ग्रेविटेशनल फोर्स ने कई खतरनाक धूमकेतुओं और एस्ट्रॉइड्स को पृथ्वी से टकराने से रोका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर जुपिटर ना होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन इतना सुरक्षित नहीं होता। इतना विशाल होने के बावजूद जुपिटर के चारों ओर डस्ट रिंग्स भी मौजूद है। हालांकि ये शनि की रिंग्स की तरह चमकदार और बड़े नहीं है, लेकिन बारीक धूल और छोटे छोटे कणों से बने ये छल्ले बेहद दिलचस्प है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रिंग्स जुपिटर के कुछ छोटे चंद्रमाओं से निकले मलबे और उल्कापिंडों के टकराव के कारण बने हैं। जुपिटर के रिंग सिस्टम को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। हेलो रिंग सबसे अंदरूनी और फैली हुई रिंग है, जबकि मेन रिंग सबसे चमकीली और घनी है। एमल्थिया और थेबे गासमर रिंग्स अपेक्षाकृत धुंधली और पतली है, जो जुपिटर के छोटे चंद्रमाओं से निकलने वाले धूल कणों से बनी है। जुपिटर के केंद्र पर हालात और भी अधिक चरम पर होते हैं। यहाँ दबाव पृथ्वी
पृथ्वी की सतह से 20 लाख गुना अधिक होता है और तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सूर्य की बाहरी सतह के तापमान से भी अधिक है। इतनी चरम स्थितियां हाइड्रोजन को मेटेलिक हाइड्रोजन में बदल देती है, जो बिजली को धातु की तरह प्रवाहित कर सकता है और जुपिटर के शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके केंद्र का आकार लगभग पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा है, यानी हमारी पृथ्वी जुपिटर के कोर से भी छोटी है। जुपिटर पर कोई ठोस तह नहीं होने के कारण यहाँ के तूफान बहुत शक्तिशाली होते हैं और हजारों वर्षों तक बने रहते हैं। इस ग्रह पर कई दर्जनों तूफान मौजूद है, जिसमें से कुछ की स्पीड 539 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच जाती है और ये कई दिनों या हफ्तों तक चलते रहते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर का सबसे विशाल और रहस्यमयी तूफान है, जो इसके साउदर्न हेमिस्फीयर में लगातार घूमता रहता है। जो एक शक्तिशाली एंटी साइक्लोन है जो लगभग 680 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। इसका डायामीटर लगभग 10,000 मील है, यानी हमारी पृथ्वी इसमें आसानी से समा सकती है। इसकी गहराई 480 किलोमीटर तक है, जो पृथ्वी के सबसे गहरे समुद्री गर्त मैरियाना ट्रेंच से लगभग 40 गुना अधिक है। यह तूफान कम से कम 400 वर्षों से मौजूद है और 1878 से इसे लगातार देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका लाल रंग जुपिटर के एटमॉस्फेयर में मौजूद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रेड फास्फोरस और सल्फर कंपाउंड के कारण हो सकता है। हाल के वर्षों में इसके आकार में धीरे धीरे कमी आ रही है और 2012 के बाद से यह अधिक गोलाकार होता जा रहा है और तेजी से सिकुड़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जुपिटर के वायुमंडल में होने वाले पावरफुल लाइटनिंग स्टॉर्म डायमंड फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इन तूफानों से भारी मात्रा में कार्बन उत्पन्न होती है, जो वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस के साथ मिलकर कार्बन कंपाउंड बनाती है। जैसे जैसे ये कण जुपिटर के वातावरण में नीचे गिरते हैं, बढ़ता दबाव इन्हें ग्रेफाइट में बदल देता है और जैसे जैसे गहराई और बढ़ती है, अत्यधिक टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ बनने वाले हीरो यानी डायमंड का आकार लगभग 1 सेंटीमीटर तक होता है। हालांकि जुपिटर के वातावरण की गहराइयों में पहुँचते पहुँचते तापमान और दबाव इतना बढ़ जाता है कि ये ठोस हीरे तरल में बदल जाते हैं। यानी जुपिटर के भीतर एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां डायमंड रेन यानी हीरो की बारिश होती है, लेकिन वे पिघलकर तरल बन जाते हैं और ग्रह में गहराई तक समा जाते हैं। अगर हम जुपिटर के इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर मौजूद तेजी से घूमती हुई मेटेलिक हाइड्रोजन परतें इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करती है, जिससे यह एक अत्यंत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यह सिर्फ जुपिटर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल के लिए सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है। इस विशालकाय चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है और यह लगातार सूर्य से आने वाली सोलर विंड से प्रभावित होता रहता है। जब सोलर विंड कमजोर होती है तो जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर अपने अत्यधिक आकार में फैल जाता है, लेकिन जब सोलर विंड अत्यधिक तीव्र होती है तो यह अपने अत्यधिक आकार का लगभग 1/3 तक सिकुड़ जाता है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह सोलर विंड को सैटर्न की कक्षा तक प्रभावित कर सकता है। यानी यह इतना बड़ा है कि अगर इसे रात में देखा जा सकता तो यह फुल मून से लगभग 2 गुना बड़ा दिखाई देता। यह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र न केवल जुपिटर को सोलर रेडिएशन और आवेशित किरणों से बचाता है, बल्कि इसके चारों ओर अत्यधिक ऊर्जावान रेडिएशन बेल्ट भी बनाता है, जो इसके चंद्रमाओं और अंतरिक्ष यान के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। जुपिटर केवल अपने आकार और ग्रेविटी के लिए ही नहीं बल्कि अपने विशाल चंद्रमाओं के परिवार के लिए भी जाना जाता है। इसके पास कुल 79 ज्ञात चंद्रमा है, जो मिलकर एक तरह का सैटेलाइट सिस्टम बनाते हैं। वैज्ञानिक इसे जोवियन सिस्टम कहते हैं क्योंकि यह अपने आप में एक छोटे सौर मंडल जैसा दिखता है। इन चंद्रमाओं में से 4 सबसे बड़े गैनीमेड, कैलिस्ट्रो, आयो और यूरोपा को गैलीलियन मून कहा जाता है, जिन्हें 1610 में गैलीलियो गैलीली ने खोजा था। ये चंद्रमा इतने विशाल और अद्भुत है कि हर एक की अपनी एक अनोखी कहानी है और कुछ तो वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन के संकेत को छुपाए हुए हो सकते हैं। जुपिटर का विशालकाय रूप और इसका अनोखा उपग्रह तंत्र वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। इसे करीब से समझने के लिए अब तक कई अंतरिक्ष मिशन भेजे जा चुके हैं। 1973 में पायनियर 10 जुपिटर पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना, जिसने इसके मजबूत मैग्नेटिक फील्ड और
और रेडिएशन बेल्ट की जानकारी भेजी। इसके बाद पायनर 11, वॉयजर 1 और वॉयजर 2 ने 1979 में इस ग्रह की खूबसूरत तस्वीरें ली और इसके रिंग सिस्टम की पुष्टि की। 1995 में गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने पहली बार जुपिटर की कक्षा में प्रवेश किया और 8 साल तक इसकी स्टडी की। इस मिशन ने गैनीमेड के मैग्नेटिक फील्ड की खोज की और यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे छुपे महासागरों के संकेत भेजे। इसके बाद 2011 में जूनो मिशन लॉन्च किया गया, जो अब भी जुपिटर की परिक्रमा कर रहा है। जूनो ने इस ग्रह के ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड को विस्तार से स्टडी किया और इसके अंदरूनी संरचना के बारे में नई जानकारियां दी है। भविष्य में यूरोपा क्लिपर और जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्ट्रो की सतह और वहां संभावित जीवन के संकेतों का पता लगाएंगे। ये मिशन हमें जुपिटर और उसके चंद्रमाओं की गहरी समझ देने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, यह था जुपिटर का रोमांचक और अद्भुत सफर। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया और रोचक सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड का अपडेट सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले धांसू एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।